हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 7 अप्रैल 2022 के वीकली नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा देश भारतीय पर्यटकों के प्रवाह को बढ़ावा देने और संबंधों को और मजबूत करने के लिए रुपे कार्ड का संचालन करने वाला चौथा देश बन गया है? तो ये चौथा देश बना है, ये बना है नेपाल। तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ये भारत के विजिट पर आए थे और यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए। इनमें से एक प्रोजेक्ट है जो कि 34.9 किलोमीटर लंबा है, वो है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है ये बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्ता के साथ कनेक्ट करेगा। इसके अलावा नेपाल चौथा ऐसा देश बन गया है जो कि रुपे कार्ड को ऑपरेशनलाइज करेगा, संचालन करेगा। और जो 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कि पहले ही रुपे कार्ड को ऑपरेशनलाइज किया है वो है भूटान, सिंगापुर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके अलावा नेपाल 105वां देश बन गया है जिन्होंने कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। लोकसभा में जारी आंकड़ों के अनुसार 2021-22 फसल वर्ष में कौन सा राज्य सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? तो टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स ये कौन सा राज्य बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में लोकसभा में आंकड़े जारी किए गए और उत्तर प्रदेश जो है सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पहले जो था वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे था, लेकिन अब वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे आ गया है। इसके अलावा फल उत्पादन में नंबर 1 राज्य बना है वो है आंध्र प्रदेश। पहले भी यही था, अभी भी यही है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक बुक है और इस बुक को लिखा गया है आलोक चक्रवाल के द्वारा। आंध्र प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए हैं? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में नए जिले बनाए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए हैं। तो जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने अनाउंस किया कि आंध्र प्रदेश में नए 13 जिले बनेंगे और ये भी लॉन्च कर दिए गए हैं। तो टोटल आंध्र प्रदेश में अब 26 जिले हो चुके हैं। पर्यावरणीय वाष्पीकरण को मापने के लिए अपने काम के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 ये जीता है विल्फ्रीड ब्रूटसैट ने। तो विल्फ्रीड ब्रूटसैट इन्हें मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। क्यों मिला है? क्योंकि जो एनवायरमेंटल इवेपोरेशन है इसको इन्होंने क्वांटिफाई किया है। दूसरे कार्यकाल के लिए माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रॉबर्ट अबेला, इन्हें माल्टा का प्रधानमंत्री बनाया गया है और दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा अगर हम मैप में देखें, यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है माल्टा। माल्टा के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जॉर्ज वेला और प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं वो हैं रॉबर्ट अबेला, जिनकी पार्टी है लेबर पार्टी और करेंसी है यूरो और यहाँ की कैपिटल है वेलेटा। किस देश ने भारत के साथ अरब सागर में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 के 20वें संस्करण का आयोजन किया है? तो ये किया गया फ्रांस के साथ। तो वरुण जो एक्सरसाइज है ये हमारी नेवी की एक्सरसाइज है और अभी इसका 20th एडिशन था और इंडिया ने फ्रांस के साथ इसे कंडक्ट किया। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। ये नेवी एक्सरसाइज है और इसका नाम है वरुण और इसका जो 20th एडिशन था अभी अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया। और नेवी डे हर वर्ष जो है भारत में 4 दिसंबर को मनाया जाता है और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वो है एडमिरल आर हरि कुमार। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भारत का अपनी तरह का पहला प्रतिष्ठित समुद्री क्रूज टर्मिनल महाराष्ट्र में किस वर्ष तक चालू होने की उम्मीद है? तो ये बताया गया है कि जुलाई 2024 तक जो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है इसे शुरू कर दिया जाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर के साथ कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे कम कौन से राज्य में है? तो वो है छत्तीसगढ़ में। तो जो हमारा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है उनके द्वारा एक डाटा रिलीज़ किया गया जिसमें कि छत्तीसगढ़ में जो है सबसे कम जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है छत्तीसगढ़ में। 0.6% जो है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और दूसरे नंबर पर जो है वो मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर कर्नाटका है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दर है वो है हरियाणा में, वो उनकी जो परसेंटेज है वो है 26.7%। इसके अलावा अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो फरवरी 2022 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी इंडिया में वो थी 8.10% और जो मार्च के अभी डाटा रिलीज़ किया गया है उसमें है 7.6%। और अगर आप सोच रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितनी है, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इनके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 12.1%। जो सेपरेट डिस्कशन होगी हमारी हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स में उसमें भी ये डिस्कस करेंगे हम। तो इतना ध्यान रखिएगा कि 12.1% जो है हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इनके द्वारा दी गई है। भारत सेशेल्स संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास लेमिटिए 2022 का कौन सा संस्करण सेशेल्स में आयोजित किया गया था?
तो भारत और सेशल्स के बीच में एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज की जाती है जिसका नाम है लेमिटिए, और 2022 का इसका 9th एडिशन था जो कि सेशल्स में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में अदालत के आदेशों को जल्दी और सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? इस कार्यक्रम का नाम है फास्टर। तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन.वी. रमना, उनके द्वारा एक प्रोग्राम जारी किया गया है जिसका नाम है फास्टर, और फास्टर की फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी कोर्ट के ऑर्डर हैं उन्हें जल्दी और सिक्योर तरीके से, सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से उन्हें ट्रांसमिट किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। कौन सा अंतरिक्ष संगठन इसरो के आदित्य L1 और चंद्रयान-3 उपग्रहों को ट्रैक करेगा? तो कौन करेगा? ये करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसरो के आदित्य L1 और चंद्रयान-3, इन ये जो सैटेलाइट हैं इन्हें ट्रैक करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने दो नियामकों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने जो MOU साइन किया है ये क्या है? इरडई के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, इनके द्वारा MOU साइन किया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इरडई के साथ, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है उसे किया जा सके, टेक्निकल कोऑपरेशन है वो की जा सके, और सुपरवाइजरी कोलैबोरेशन है उसे भी किया जा सके। इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है वर्ष 2020 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात की गिफ्ट सिटी में है, और गिफ्ट की फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। उस आइडियाथॉन का नाम बताइए जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिभूति बाजार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। तो इसका नाम है मंथन। तो जो हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उनके द्वारा एक आइडियाथॉन है जिसका नाम है मंथन, इसे लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो भी नए आइडियाज़ हैं, इनोवेशंस हैं सिक्योरिटी मार्केट में, उन्हें फॉस्टर किया जा सके, उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा ये जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है यानी कि सेबी, इसके चेयरपर्सन जो हैं वो हैं माधवी पूरीबुच। रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूह लिंकेज में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? यानी कि जो हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप की लिंकेजेस की गई हैं, तो उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक जो है वो कौन सा है? वो है हमारा HDFC बैंक। विश्व में 2022 में हुरून सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की वैश्विक सूची में नायका की फाल्गुनी नायर की रैंक क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10th रैंक पर है नायका की फाल्गुनी नायर। तो हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट जारी की गई है, तो इसमें हमारे इंडिया की हैं फाल्गुनी नायर। इनका रैंक जो है वर्ल्ड में नंबर 10 पर है, तो टॉप 10 की लिस्ट में ये शामिल हो गई हैं, और इनकी जो नेटवर्थ है वो है USD 7.6 बिलियन, और एकमात्र भारतीय हैं जो कि टॉप 10 में आई हैं। इसके अलावा नंबर 1 पर जो है वो है चाइना की वू याजुन। इसके अलावा इंडिया की एक है राधा वेम्पू जिनका कि पूरे वर्ल्ड में रैंक है 25th रैंक। उस भारतीय अंतरिक्ष कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत का पहला निजी वाणिज्य इमेजिंग उपग्रह शकुंतला लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है पिक्सल के द्वारा। तो इंडिया की एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है पिक्सल, इनके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट कमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट इसे लॉन्च किया गया है, इसका नाम है शकुंतला, और इसे जो लॉन्च किया गया है SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, और इसे USA के फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को दुनिया भर में मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 2 अप्रैल 2022 को। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हर वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म मीडिया इकाई सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में शामिल नहीं है? तो फिल्म मीडिया यूनिट को कोलैबोरेट कर दिया गया है, तो इन 4 ऑप्शन में से जो एक है उसे इसमें एडप्ट नहीं किया गया है, तो वो है डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उनके द्वारा 4 फिल्म मीडिया यूनिट हैं उन्हें कोलैबोरेट कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। वो 4 हैं फिल्म डिवीज़न, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। इन सबको मर्ज करके नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसमें डाल दिया गया है। तो इन चारों को मर्ज कर दिया गया है।
इसके अलावा जो हमारी केंद्र सरकार है उनके द्वारा वर्ष 2026 तक 1304.52 करोड़ रखे गए हैं, अलॉट किए गए हैं, डेजिग्नेट किए गए हैं फिल्म प्रोडक्शन के लिए। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस शहर में देश के सबसे बड़े सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम के साथ 300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट चालू किया है? तो कहाँ किया गया है? ये गुजरात के धोलेरा में चालू किया गया है। तो 300 मेगावाट का सोलर प्लांट है ये, और ये भारत का सबसे बड़ा सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम है। ए कलरफुल वर्ल्ड एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इंडियन है, और ये जीता है फाल्गुनी शाह ने। एक एल्बम है जिसका नाम है अ कलरफुल वर्ल्ड, और इसके लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। और कौन सी कैटेगरी में जीता है? ये जीता है बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में। तो हाल ही में 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स हुए, और ये हुए यूएसए में। और इसमें आपको सभी के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें याद रखिएगा कि जॉन बैटिस्टे ये अमेरिका के हैं, इन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड जीते। एक बार इनको रीड कर लीजिएगा कि किस किस में जीते। एक हैं ओलिविया रोड्रिगो, ये अभी अमेरिका के हैं, इन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते। इसके अलावा इंडियन अमेरिकन सिंगर हैं फाल्गुनी शाह, इन्होंने बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में अ कलरफुल वर्ल्ड इस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। और एक इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं रिकी केज, इन्होंने अमेरिकन म्यूजिशियन हैं स्टेवॉर्थ कोपलैंड, इनके साथ बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए इस कैटेगरी में अवार्ड जीता है, और जो एल्बम थी वो थी डिवाइन टाइड्स। इसके अलावा अरूज आफ्ताब ये पहली पाकिस्तानी महिला आर्टिस्ट बनी है जिन्होंने की ग्रैमी अवार्ड जीता है, और जो कैटेगरी है जिसमें इन्होंने अवार्ड जीता वो जीता बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में। और किसके लिए जीता? इन्होंने अपने सॉन्ग मोहब्बत के लिए जीता। और जो इंडियन अमेरिकन सिंगर हैं फाल्गुनी शाह, उन्होंने जीता था बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में, और ये हैं फाल्गुनी शाह। लगातार चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? ये बने हैं विक्टर ऑर्बैन। विक्टर ऑर्बैन जो हैं चौथी बार लगातार हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इसके अलावा अगर हम मैप में देखें, यहाँ पर है हमारा इंडिया और यहाँ पर है हंगरी। हंगरी के प्रेसिडेंट हैं जेनोस एडर, और प्राइम मिनिस्टर जो अभी बने हैं वो बने हैं विक्टर ऑर्बैन, और इनकी पार्टी जो है वो है फिडेस पार्टी। कैपिटल है बुडापेस्ट, और जो करेंसी है उसे बोलते हैं फॉरेंट। अगर एग्जाम में हंगेरियन फॉरेंट आए तो उस पर भी टिक कर सकते हैं, और अगर फॉरेंट आए उस पर भी टिक कर सकते हैं। किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण जीता है? तो किसने जीता? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने, जो ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस टीम है, उन्होंने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जीता है। 50 ओवर वाला ये वर्ल्ड कप था और इसे जीता है, और ये इस बार का 12वां एडिशन था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ खेला गया? न्यूजीलैंड में। और 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया है, और फाइनल में किसे हराया? इंग्लैंड को फाइनल में हराया। और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही एलिसा हेली, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वही रही एलिसा हेली, और जो ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन थी वो थी मैग लेनिन। इसके अलावा भारत की मिथाली राज पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं जिन्होंने कि 6 वर्ल्ड कप खेले, यानी कि 50 ओवर वाले 6 वर्ल्ड कप ये खेल चुकी हैं। और ओवरऑल देखा जाए मेंस और वुमेन क्रिकेट टीम को मिला के तो पूरे वर्ल्ड में तीसरी ऐसी क्रिकेटर ये बन गई हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद ये ऐसे 2 थे पहले जिन्होंने कि 6 बार 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप खेला, जिसे कि ओडीआई वर्ल्ड कप कहते हैं। और अब तीसरी बन चुकी है मिथाली राज, और मिथाली राज जो है इंडिया से हैं। वित्त मंत्रालय की स्टैंड अप इंडिया योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? ये की गई थी 5 अप्रैल 2016 को। तो जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया स्कीम इसे लॉन्च किया गया था। तो अब 5 अप्रैल 2022 को 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और अब इस स्कीम को 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है ग्रास रूट लेवल पर उन्हें प्रमोट किया जा सके। दूसरे कार्यकाल के लिए सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो दूसरी बार कौन बने हैं सर्बिया के राष्ट्रपति? वो बने हैं अलेक्जेंडर वुकिक। इसके अलावा अगर मैप में देखें, यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, करेंसी है सर्बियन दिनार, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वुकिक, जिनकी पार्टी है सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी। किस देश ने 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्रूज जहाज यांगजी रिवर 3 गॉर्जेस 1 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रूज जहाज है ये, इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है यांगजी रिवर 3 गॉर्जेस 1, और USD 23.5 मिलियन की लागत से इसे बनाया गया है।
फीफा द्वारा जारी फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? शुभंकर यानी कि मैस्कॉट। तो मैस्कॉट क्या लॉन्च किया गया है? ये है लाइव। लाइव जो है मैस्कॉट है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप अब कतर में होगा 2022 में, उसके लिए मैस्कॉट लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस किस तारीख को मनाया गया? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। तो ये मनाया गया 5 अप्रैल 2022 को। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह दूध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने वाला भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये कर्नाटका की सरकार ने अनाउंस किया है कि भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक लॉन्च करेगा। इसका नाम क्या रखा जाएगा? नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक। कौन सा देश डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो कौन सा बना है? ये बना है मेडागास्कर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें अब 30वां मेंबर बन चुका है, वो बना है मेडागास्कर। इसके अलावा ये जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे वर्ष 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें अलग अलग देश, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज, उनके प्रोग्राम, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल मैकेनिज्म, प्राइवेट सेक्टर और जो भी नॉलेजेबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब 30 मेंबर हो चुके हैं, जिनमें से कि 23 जो हैं देश हैं और 7 जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये जो हमारा कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। कौन सा बैंक अपने भविष्य के लिए तैयार डिजिटल परिवर्तन योजना के हिस्से के रूप में बैंक के भीतर डिजिटल बैंक यानी कि डिजिटल बैंक विद इन बैंक बनाने के लिए तैयार है? ये बनाया जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो डिजिटल बैंक विद इन बैंक इसे बनाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर रेडी होना चाहता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जितने भी प्रोजेक्ट हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके CEO और MD हैं राजकिरण राय जी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्ष 1919 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। खुमजंग खुड़े अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना को 41.13 मिलियन में स्थापित करने के लिए किस देश ने भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं नेपाल ने। तो नेपाल और इंडिया के बीच में एक MOU साइन किया गया है, जो खुमजंग खुड़े अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना है उसके लिए, और 41.13 मिलियन में इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। 219 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 36वीं फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची 2022 में कौन शीर्ष पर है? यानी कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? वो है इलॉन मस्क। तो फोर्ब्स के द्वारा एक लिस्ट रिलीज की गई है और 36वीं ये लिस्ट है एनुअल रैंकिंग की बिलियनर्स की। तो इसमें जो इलॉन मस्क हैं, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO हैं, USD 219 बिलियन यानी कि 219 बिलियन डॉलर की इनकी नेटवर्थ है और नंबर 1 पर हैं पूरे वर्ल्ड में। नंबर 2 पर जो हैं वो अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। इसके अलावा भारत के मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर हैं पूरे वर्ल्ड में और इनकी जो नेटवर्थ है वो है 90.7 बिलियन डॉलर। इसके अलावा भारत में नंबर 1 पर तो है मुकेश अंबानी और नंबर 2 पर जो है वो हैं गौतम अडानी। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये जो प्रोग्राम है सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, इसकी अध्यक्षता की जाएगी अश्विनी वैष्णव द्वारा। तो इंडिया में जो हमारी भारत सरकार है उनके द्वारा एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। एक प्रोजेक्ट है सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम और ये 76,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत भारत को ग्लोबल लीडर बनाया जाएगा सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, डिज़ाइन में और इनोवेशन में। और ये जो कमेटी बनाई गई है इसकी जो चेयरपर्सन है वो है अश्विनी वैष्णव, और अश्विनी वैष्णव जो हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। किस संगठन ने गुजरात सरकार को विश्व बैंक के साथ मिलकर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए 7,500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने किया है? तो कौन दे रहा है ये ऋण? ये दिया जा रहा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। तो जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उनके द्वारा वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर गुजरात सरकार को मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट, इसके लिए 7,500 करोड़ रुपए का लोन दिया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई वर्णिका स्याही निर्माण सुविधा की स्थापना किस स्थान पर की है? ये की गई है कर्नाटक के मैसूर में। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके द्वारा वर्णिका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये शुरू की गई है कर्नाटक के मैसूर में। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी ATM में कैसेट स्वैपिंग के कार्यान्वयन की समय सीमा को दूसरी बार किस तारीख तक बढ़ा दिया है?
तो जो सभी एटीएम है उनमें कैसेट स्वैपिंग जो की जाएगी, अब उसकी जो लास्ट लिमिट है वो बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2023 तक। भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंशिक गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए किस संगठन ने HSBC इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी जो की गई है ये की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनके द्वारा HSBC इंडिया के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया गया है $100 मिलियन का। इसके अंतर्गत लगभग 4 लाख माइक्रो बोरोवर्स, जिसमें कि मुख्य रूप से जो महिलाएं हैं जिनके पास की माइक्रो एंटरप्राइजेज है भारत में, उन्हें गारंटी प्रोग्राम दिया जाएगा, पार्शियल लोन दिया जाएगा। इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके प्रेसिडेंट है मसासुगु असाकावा। वर्ष 1966 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है फिलीपाइंस के मनीला में। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।